हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हमारी केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो आपके पेपर में बहुत अच्छी वेटेज रखता है, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन का नंबर 6 है। तब जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। ये एटॉमिक नंबर जो ये ले रखा है इसने, इसी की वजह से ये क्या है, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। और इसके ऊपर बहुत ही अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन की पूरी पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस that contain carbon atoms bonded to other elements. Carbon is the 17th most abundant element on earth. 17th नंबर पे है ये, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ पर। फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट, दोनों तरीके से ये मिलता है। ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। अब इसको हम इतना अबंडेंट क्यों बोल रहे हैं? आप अपने चारों तरफ देखो, बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूल है, प्लास्टिक है, एवरीथिंग हैज कार्बन। कार्बन बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, प्लास्टिक आइटम्स आर ऑल मेड अप ऑफ एलिमेंट कार्बन। सभी चीजें कार्बन से मिलकर बनी है। वी कॉल कार्बन एज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। इसको वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इसकी मेन दो प्रॉपर्टीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। The Earth's crust contain only 0.02% carbon in the form of minerals. देख रहे हो कितना कम है, 0.02% ऑफ कार्बन, फिर भी कितने सारे मिनरल्स में ये पाया जा रहा है। एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर के अंदर ये सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जा रहा है। In spite of small amount of carbon available in nature, the element is of immense importance. देख रहे हो कितना ज्यादा भी फैला हुआ है, और वैसे देखें तो ये बहुत कम अमाउंट है इसकी, ठीक है, फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आगे चलते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। वाई कार्बन कंपाउंड शो कोवलेंट बॉन्डिंग। अब मैंने आपको बताया ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। अब एटॉमिक नंबर 6 तो आपने क्लास 9th में कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी KLMN में करना चाहूं तो कैसे होगी? 2,4। अब ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप सब जानते हो कि सारे एटम स्टेबल होने के लिए क्या चाहते हैं? अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। यहां पर कार्बन के साथ हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कैसे? अब कार्बन के पास है आउटर में 4, मैक्सिमम कितने आने हैं यहाँ पर? 8। अब ये 4, इसको या तो 4 ये ऐड कर ले, या फिर स्टेबल होने के लिए ये अपने 4 लूज कर दे। तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब बात तो वो हो गई कि भूख आपको भी लग रही है, आपके दोस्त को भी लग रही है, ठीक है। अब आपके पास है दाल, उसके पास है चावल, तो अब ना तो दाल से आपका ही पेट भरेगा, ना खाली प्लेन चावल से उसका ही पेट भरने वाला है। दोनों को ही खाने में मजा नहीं आएगा। तो आपने क्या किया? ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? अपने दोस्त से क्या कहेंगे? मैं हाफ चावल तुम्हें दे देता हूं, तुम मुझे अपने साथ दाल शेयर कर लो। तो इस केस में आप क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, क्योंकि ना तो आप पूरा ही खाना उसे दे सकते हैं, आपके पास भी यही है, और ना ही वो पूरा का पूरा आपको दे सकता है। तो इस केस में चलती है शेयरिंग। बचपन में सीखा था ना, मम्मी सिखाती है शेयरिंग इज केयरिंग। तो यहाँ पर कार्बन ने उसको बहुत सीरियस ले लिया, तो कार्बन करता है शेयरिंग। ना तो ये 4 अपने लूज करेगा, ना ही 4 इसे कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहां पर चलती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर शेयरिंग कर कर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करता है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए इसमें क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग वही है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनता है, उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। There are total 6 elements in atom of carbon. 6 electrons in the atom of carbon. Its outermost orbit contain 4 electrons. Reactivity of an element. अब रिएक्टिव एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने पे या इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे पता चलता है।
तो यहाँ पर क्या कंडीशन आई, रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट ऑक्टेट आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप स्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो टू अचीव दिस कार्बन हैज टू वेज, इसको पूरा करने के लिए, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास दो ही कंडीशन है। फर्स्ट, बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे टू फॉर्म। अब लूज करने में क्या आता है, देखो लूज किया इसका मतलब आपने दान करी कोई चीज, दान करना इज पॉजिटिव फीलिंग, यहां से आप याद कर सकते हो, दान करना इज पॉजिटिव फीलिंग। तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 4 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, यानी कि केटायन बना लेगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अब कोई चीज अपने पास से देने के लिए भाई जिगरा चाहिए, अपनी प्रिय चीज किसी को दोगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। तो इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी कार्बन के पास तो नहीं है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ठीक है, इतना दानी नहीं है वो। तो यहाँ पर C4 पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ C4 पॉजिटिव नहीं बनेगा। आई बात समझ में। यहाँ पर बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब ना तो ये नहीं कर रहा किसी के लिए तो कोई इसके लिए क्यों करेगा, तो यहाँ पर इसको देने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ये कहेगा जब मैं दे नहीं रहा किसी को तो मैं किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा भी नहीं, ठीक है। लेने के लिए यानी कि मांगना, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा भी नहीं। मांगने पे क्या आता है, नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। किसी से कुछ चीज मांगने की इच्छा है आपकी तो नेगेटिव फीलिंग, तो यहां से याद कर सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो C4 नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन पढ़ते हैं क्यों नहीं है। टू फॉर्म C4 माइनस एन आयन बनाने के लिए इट वुड अगेन बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है क्लास 9th में आपने पढ़ा है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास कार्बन में 6 था एटॉमिक नंबर, तो इसके पास 6 ही तो प्रोटॉन हुए, इसके पास 6 प्रोटॉन्स हुए। तो 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, 6 को, लेकिन 6 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उन्हें रखेगा कहां, उन्हें होल्ड कैसे करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 है और 6 प्रोटॉन कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो यहां पर ये भी पॉसिबल नहीं है। टू फॉर्म कार्बन ओवरकम्स, अब इसलिए ये नहीं बना रहा है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड नहीं कर पाता, इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो यहां पर इसने कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। अब इसने क्या करा, और एटम्स को बुलाया और उनको समझाया, उनसे फ्रेंडशिप की और उनके साथ बॉन्ड बनाया। कैसा बॉन्ड, एक शेयरिंग का बॉन्ड। जब आप किसी के साथ शेयरिंग बॉन्ड बनाते हो तो वो क्या है, आपकी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह से कार्बन के बॉन्ड्स भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं जिसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द आउटर शेल, शेयरिंग हमेशा आउटर मोस्ट शेल से होती है, ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं है ये सिर्फ अपना अपना फायदा कर रहा है, सामने वाले से दाल थी तो चावल ले लिए, नहीं, वो अपनी दाल भी शेयर कर रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी सामने वाले को दे रहा है और कह रहा है कि भाई मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा हूं तो आप भी अपना ऑक्टेट पूरा करो। ओके, तो समझ में आया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, ठीक। चलिए, अब एक कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिया, अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जब कार्बन या कोई भी एलिमेंट शेयरिंग करे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हो तो उसको बोलते हैं 1 पेयर। जैसे कि हम इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग का एक सिंगल इयररिंग और यहाँ पर एक पेयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेयर ऑफ इयररिंग्स हो गया। तो यहाँ पर भी अगर आप पढ़े तो व्हेन 2 एटम्स शेयर, 2 एटम्स के बीच में एक पेयर की शेयरिंग हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली शेयर करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है उनके बीच में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H2 मुझे अगर बनाना है तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इसका नंबर भी 1, इसका नंबर भी 1, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, एक, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने, एक इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट शेल में K में कितना चाहिए होता है, मैक्सिमम 2 चाहिए, तो नोबल गैस के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसके साथ एक शेयरिंग कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी इसके साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना, ये बना सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, आपस में मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अगर हम डबल बॉन्ड पर आए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, तब इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पर O2 का देख सकते हैं, ऑक्सीजन के आउट नंबर कितना होता है, 8, ठीक है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है O2 बनाने के लिए, इस वाले ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 8। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,6, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको कंप्लीट करने के लिए, 6 तो ये लूज करने से रहा। तो अब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इससे 2 की शेयरिंग करेगा, सिमिलरली ये यहाँ से 2 की शेयरिंग करेगा, और आप देख सकते हो आपस में इनके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पर है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का देखें तो इसका नंबर होता है 7, 7 के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, N2 बनाने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नाइट्रोजन 7 नंबर, एक नाइट्रोजन फिर से 7 नंबर, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करो 2,5, अब इसको कितने चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, तो 8 के लिए कितने की कमी है, 3 की कमी है, यहाँ पर ये 3 को ऐड करना चाहेगा, कोई नहीं दे रहा है तो ये क्या करेगा, आपस में ही शेयरिंग कर लेगा, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर क्या होगा, 5 है, ये इससे 3 लेगा कंप्लीट, इसने इससे 3 लिया कंप्लीट, आपस में शेयरिंग हुई कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो यहाँ पर बना आपका ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर हुई है। ओके, इससे ज्यादा शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, अगर एक भी आउटर मोस्ट में है ही नहीं, खुद सोचो टोटल 8 चाहिए, 8 ही उसको किसी से लेने हो तो कोई भी नहीं देगा, इसका मतलब उसके पहला वाला शेल तो कंप्लीट है ना, तो 8 की जरूरत नहीं है, तो कभी भी 2 एटम्स कैन नेवर फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर, तो मैक्सिमम बॉन्ड 3 ही होते हैं, 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन 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 बहुत हो गया, अब समझते हैं इसका ये नेचर क्यों है। होते हैं ना कुछ लोग सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, सिमिलरली यही काम है इसका भी। अब इसका वर्सेटाइल नेचर, इसका इतना बढ़िया ऐसा नेचर क्या है, क्यों इसमें इतनी वर्सेटैलिटी है, पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूलाज आर नोन टू केमिस्ट रिसेंटली अबाउट 3 मिलियन, आज तक जो मान लिए हमने, ढूंढ लिए, मतलब हमने नहीं, केमिस्ट ने, तो वो कितने, 30 लाख, 3 मिलियन कंपाउंड्स नेम हो चुके हैं, इसके फॉर्मूले बन चुके हैं। 2 फैक्टर्स, और इसका कारण क्या है, क्या है इसकी वर्सेटैलिटी का रीजन, तो वो रीजन है यहाँ पर 2, कार्बन की वर्सेटैलिटी के 2 रीजन है, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है कि वर्सेटाइल नेचर क्यों है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वाई, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है ये दोनों, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझो, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, इसको किसी की जरूरत नहीं है, अगर इसके पास कोई नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप से ही बॉन्ड बना लेगा, अपने आप से बॉन्ड बनाता चला जाएगा, और ये बहुत लंबी चेन्स फॉर्म कर लेता है, बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स बना लेता है, इवन 60 कार्बन तक भी, आगे हम पढ़ेंगे, ये कंपाउंड्स बना लेता है। इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज, अपने आप से भी बॉन्डिंग कर लेता है, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। पढ़ते हैं, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, कार्बन के पास एबिलिटी है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। These compounds may have long chains, अब ये कंपाउंड्स जरूरी तो नहीं है सिर्फ एक कार्बन जुड़े जा रहा है, एक लंबी चेन ही बन रही है, नहीं,
ऐसा जरूरी नहीं है। अब मन कर रहा है उसका सर्कुलर फॉर्म में हो गया, भाई थोड़ी वैरायटी तो चाहिए ना, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। चेन्स ऑफ कार्बन ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ब्रांचिंग भी कर सकता है। इवन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स भी बन सकते हैं, जिसे हम क्लोज्ड लूप में बता सकते हैं, पूरा का पूरा कंपाउंड रिंग फॉर्म में बन जाता है। ओके, तो ये है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मींस 4, इसकी वैलेंसी सब जानते हैं कितनी है, 4 नंबर, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 2,4, तो इसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 4। तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, हेंस इट इज केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद 4 अदर एटम्स। 4 कंबाइन कर सकता है ये अपने साथ, जो कि मोनोवैलेंट हो। अगर एक एक सबके पास आउटर मोस्ट में सिंगल सिंगल, मोनोवैलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, तो मोनोवैलेंट आइटम्स जो हैं, आइटम्स लिखो या कंपाउंड्स लिखो या एलिमेंट्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है, जिनका वैलेंसी 1 हो, ऐसे एलिमेंट्स 4 के साथ कनेक्ट कर सकता है। कार्बन ऐसे 4 के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कंपाउंड ये फॉर्म कर लेता है मोनोवैलेंट कंपाउंड के साथ। अगर किसी की वैलेंसी 1 है तो 1 वैलेंसी वाले 4 कंपाउंड्स के साथ ये जुड़ सकता है। ओके, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। किससे दोस्ती नहीं कर रहा भाई, मैक्सिमम सबके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ओके, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद स्मॉल साइज, मेन रीजन जो है ना, ये बहुत छोटा सा है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। छोटा क्यों है, देखो इसकी रेडियस बहुत छोटी है, ठीक है, इसकी रेडियस बहुत छोटी है। जितना छोटा एलिमेंट होगा उसे ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता है, उसकी बॉन्डिंग उतनी ही बढ़िया होती है। आप खुद सोचो, ये इतना बड़ा पेन है, अब मैं इसे तोड़ू तो टूट जाएगा, अगर मैं इसकी इतनी सी चीज तोड़ने की कोशिश करूं तो उसमें मुझे ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन रीजन एक और भी है कि ये स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, ये बहुत छोटे साइज का होता है, इसकी रेडियस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पेज है बहुत, इसको अच्छे से पढ़ लेना। वर्सेटाइल नेचर से क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी मेन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अब ऐसा तो है नहीं भाई अलग अलग तरीके से पाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं एक ही मुखौटा लेके घूमता रहे, अब अलग अलग फॉर्म्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। अब कार्बन है तो रहेगा तो वो अंदर से कार्बन ही, प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम शो करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका जो दिखने का अपीयरेंस है, अब हमने मेकअप कर लिया मान लो, तो हम अलग दिखेंगे, बिना मेकअप के बैठे हैं तो अलग दिखेंगे, यही कार्बन का है। यहाँ पर एलोट्रॉप्स क्या, अलग अलग फॉर्म्स में जब ये अरेंज हो जाएगा ना, तो ये अलग तरीके से दिखने लगेगा फिजिकली। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो क्या कहलाती हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहलाती है। फिजिकली इसको अरेंज करो अलग अलग फॉर्म्स में तो इसको एलोट्रॉप कहा जाता है। 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर गिवन बिलो, 3 एलोट्रॉप्स आपको कार्बन के यहाँ पर मिलेंगे। थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर गिवन बिलो। पहला है डायमंड, सब जानते हैं, हीरा, हीरा है सदा के लिए, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ये 3 फॉर्म्स में पाया जा रहा है। अब इनकी अलग अलग कैटेगरीज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन 3 कार्बन के कंपाउंड्स एलोट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ना है। तो पहले पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में हम 9th क्लास में भी काफी कुछ पढ़ के आए हैं। तो देखते हैं, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन कितने 4 अदर कार्बन एटम्स से जुड़ता है और एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड हेंस दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स। इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है क्योंकि एक नेटवर्क बनाते हैं। आपने सुना भी होगा कि हीरा वही सबसे बेस्ट होता है, वो डायमंड सबसे महंगा होता है जिसके अंदर जो नेटवर्क है, जो जाल है, वो उतना ज्यादा हो। जितना ज्यादा गहरा जाल होगा उतना ही डायमंड महंगा हो जाता है, उतनी उसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। ओके, तो ये यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एक नेटवर्क बनता है, 3D नेटवर्क जिसको बोलते हैं। एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्ड करता है। इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन।
मैंने अभी बताया कार्बन कार्बन का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, अच्छा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर ये इसी वजह से बहुत हार्ड है। आपने पढ़ा ना हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, तो वही है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है, और फ्लो होने के लिए उनको फ्री होना जरूरी है। जब कोई पकड़ के रखेगा तो कोई आगे कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी वही है। ये बैड कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लश्रस इन नेचर, अब एक बार लाइट इसमें गई तो ये ट्रैप करके उसको पूरी तरफ से रिफ्रेक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से ये क्या है, लश्रस है, चमकता है। हीरा तो आंखों में चमक ले ही आता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप, दैट इज ग्रेफाइट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सेकंड एलोट्रॉप है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन एटम्स। यहाँ पर यही डिफरेंस है, यहाँ पर एक कार्बन एटम कितने से, 3 से बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पर 4 से था, और जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एक बॉन्ड मिसिंग है। ठीक है, ये देखो, ये एक कार्बन है तो ये कितने से बॉन्डेड है, 1 2, और यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाले से 3। इसको पकड़ो, ये कितने से है, एक ये और एक ये, 3 से। तो यहाँ पर भी पकड़ो ग्रेफाइट के अंदर आप, तो एक कार्बन 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, फॉर्म्स हेक्सागोनल रिंग्स। इसीलिए क्या बना रहा है ये, हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा है। इसकी लेयर्स बनती है, 2 लेयर्स में, और लेयर्स के बीच में आपस में गैप होता है। ये देख रहे हो ना आप, ये जो गैप है ये गैप होता है, और इनके बीच में जो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से जुड़ती है, इनके बीच में है गैप, और ये इस गैप में है वीक बॉन्ड। ठीक है, ये जो वीक बॉन्ड है इसी की वजह से ये स्लाइड करता है। इसीलिए आप जब ग्रेफाइट को टच करेंगे इट इज सॉफ्ट। ठीक है, ये स्लाइड कर जाता है। ईच लेयर हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? अब ये क्वेश्चन आपकी 9th क्लास से ही पूछा जा रहा है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन का बना हुआ है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? अब यहाँ पर उसका रीजन है, हमने क्लास 10th में इसको पढ़ना है, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पर स्पेस है, इसके लैटिस में, इसके स्ट्रक्चर में स्पेस है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से 3 ही तो बॉन्ड बनाए ना इसने, एक कार्बन ने 3 कार्बन से बॉन्ड किया, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, वो इस स्पेस में घूम जाते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, गुड कंडक्टर है। बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर। ओके, ब्लैक कलर का है, डल अपीयरेंस है, नॉन लस्ट्रस है, डायमंड की तरह चमकदार नहीं है, क्योंकि डायमंड की तरह ये इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है, डायमंड तो नहीं करता है। तो ये ब्लैक है, डल है, नॉन लस्ट्रस है, चमक नहीं है, डल अपीयरेंस होता है, ये सॉफ्ट होता है थोड़ा। ठीक है, इट इज सॉफ्ट इन नेचर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों स्लाइड कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ग्लाइड करती हैं। ओके, इसकी यही प्रॉपर्टीज है। तो ये था ग्रेफाइट। अब लास्ट पढ़ते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का टाइप है C60। C60 60 कार्बन आपस में अरेंज्ड होते हैं, और इसका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हमने पढ़ा एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड, इसमें हमने पढ़ा एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड। इसमें पढ़ते हैं किस हिसाब से बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर देखो, इसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है, C60 भी कहा जाता है। इट इज वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, स्टेबल फॉर्म ऑफ फ्लोरीन है। जितने भी फ्लोरीन्स होते हैं उसमें सबसे स्टेबल फॉर्म है। इट कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सूट। सूट पता है क्या होता है? कार्बन का डस्ट पाउडर। ठीक है, डस्ट फॉर्म में जब कार्बन होता है पाउडर्ड फॉर्म में तो उसको सूट कहते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन 12, ये क्वेश्चन आता है, 12 पेंटागन्स, 12 पेंटागन्स है इसमें, और 20 हेक्सागन्स है, 20 हेक्सागन्स है। अब आप इसमें देखो, यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ये। यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये पेंटागन है, 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। पेंटागन शो कर रहे हैं कितने, 12, तो 12 पेंटागन्स होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर 20 हेक्सागन मिलेंगे आपको। ये देखो, इधर दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो 6 साइड वाला। तो यहाँ पर हेक्सागन और पेंटागन का अरेंजमेंट है जो इसको इतना स्टेबल बना रहा है। ये एक फुटबॉल टाइप, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओके, तो ये थे हमारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आई होप समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन। याद करो,
मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपको बताया था कि कार्बन जो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए थे, तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात करी थी, ये बचा कर लाता है। कार्बन अपने साथ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिड वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या था, कार्बन वाले एसिड्स वीक होते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, तो पूरा डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए ये क्या बनाते हैं, वीक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, हाइड्रोजन और कार्बन, इनकी दोस्ती पे पूरी कहानी लिख दी। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हो गई, तो कार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनकी दोस्ती के ऊपर पूरा पढ़ना है हमें ये। ठीक है, कंसिस्टिंग एंटायरली, पूरी तरह से केवल हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे पता चलेगा, इसको देखते हैं कैसे पता चलेगा। दीज हाइड्रोकार्बन्स, जो सैचुरेटेड है वो केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन कार्बन को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और आपके डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पीछे बढ़कर आए हम, लेकिन यहाँ पर इनका एक स्पेशल नाम भी है। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्केन्स, और डबल बॉन्ड वालों को कहा जाता है एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहा जाता है एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस। ओके, तो जनरल फॉर्मूला अगर हम पढ़ें, सिंगल बॉन्ड वालों के लिए, डबल बॉन्ड वालों के लिए और ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए, तो सिंगल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्केन्स, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइंस। ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इनको बनाया कैसे, इनको एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया इनके लिए, जो जनरल फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं हम, CnH2n+2। इस फॉर्मूले में पुट करके आप इनको कोई भी नाम दे सकते हो, आप इन्हें पहचान सकते हो कि ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये हम आयुपैक नेमिंग में आगे सीख लेंगे। तो यहाँ पर सफिक्स लगते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं, एल्केन्स के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। तो ये है सफिक्स, ये आगे नेमिंग में आपके काम आएंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले में एन क्या है, ये जो एन है ये है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे कनेक्ट कर सकता है ना। तो कितने कार्बन आपने यूज करे हैं वो उस फॉर्मूले में पुट करो, जिस फॉर्मूले को जस्टिफाई कर दे वही आपका कैटेगरी में आ जाएगा कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले सभी क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कहलाते हैं आपके unsaturated hydrocarbons. These hydrocarbons are having all carbon compounds with single bond. These are called alkanes. General formula is CnH2n+2, where n is the number of carbon, that is कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 and so on. ये हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पढ़ते हैं unsaturated hydrocarbons. These hydrocarbons have at least one कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट एक, चाहे एक भी हो, जरूरी नहीं जितने भी कार्बन अटैच हो रखे सब में डबल बॉन्ड हो, नहीं, एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना यहाँ पर जरूरी है। ओके, ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड वालों को एल्कीन्स कहा जाता है, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वालों का नाम है एल्काइंस, जिनको जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो यहाँ पर आप इससे निकाल सकते हो। नोट करने वाली बात क्या है, अब खुद सोचो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड चल रहा है, अब सिंगल कार्बन तो क्या बना सकता है, अपने साथ 4 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड तो बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना, 2 कार्बन तो चाहिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कब स्टार्ट होगा, 2 नंबर के कार्बन से। तो यहाँ पर 1 नंबर का कार्बन नहीं होगा। तो आप यहाँ नोटिस करिए, n की वैल्यू क्या है, 2 से स्टार्ट है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट है। ओके, सिंगल बॉन्ड में तो 1 कार्बन भी काम चला लेगा, लेकिन डबल के लिए तो 2 चाहिए होंगे, ट्रिपल के लिए भी 2 कार्बन चाहिए होंगे।
तो एल्कीन्स एंड एल्काइन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 कार्बन नंबर, n इज इक्वल्स टू 2, तो ये 1 से नहीं बनते हैं। ओके, चलिए तो आयुपैक नेमिंग करते हैं, ये अच्छा खासा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। आयुपैक की फुल फॉर्म पता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यही सारे रूल्स डिसाइड करती है। अब आपका नाम घर में सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब आपको बाहर स्कूल में किसी और नाम से जानते हैं, घर वाले किसी और नाम से बुलाते हैं। अब आपके स्कूल में जाके आपके घर का नाम बोलें और नहीं पता हो किसी को, क्या आपको स्कूल वाले बुलाएंगे? जानते ही नहीं, भाई हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता ये बच्चा। तो क्या होगा यहाँ पर, यही प्रॉब्लम ना हो, एलिमेंट्स को अलग अलग देश में अलग अलग भाषा में कुछ भी ना बुला दिया जाए, इसीलिए क्या है यहाँ पर आयुपैक नेम दिया जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रूल्स बनाती है कि किस हिसाब से आपको नाम रखना है। ओके, इन रूल्स के हिसाब से आप नाम देते हैं, जिसकी वजह से सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड आप इनको इन्हीं नामों से जानते हैं। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डिसाइडेड सम रूल्स टू नेम द कार्बन कंपाउंड्स। इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं कार्बन कंपाउंड्स को नेम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दिस वाज डन टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही नाम फेमस करने के लिए ये करा गया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कार्बन बोल रही तो भाई कौन सा है, एक ही नाम है। नेम्स गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स आर कॉल्ड आयुपैक नेम्स। जो रूल्स के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं, उन नामों को क्या कहा जाता है, आयुपैक नेम कहा जाता है। अब इनके रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। इसके लिए नेमिंग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो आप। एस आर का बी एफ, क्या बोल रहे हो, ऐसी बातें कर रही हो मैम। एस आर का एस आर बी एफ विद पोजीशंस। पोजीशंस के साथ इनका नाम देना है। अब ये एस आर बी एफ क्या है बता भी दो। तो एस फॉर सब्सटीट्यूट, एस फॉर सब्सटीट्यूट, आर फॉर रूट वर्ड, इसको वर्ड रूट भी कह देते हैं, बी फॉर बॉन्ड, और एफ फॉर फंक्शनल ग्रुप, एफ फॉर फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये याद रखना है आपने एस आर का बी एफ। तो अब इसमें ये है क्या, इसको समझते हैं। देखो, एस सब्सटीट्यूट क्या हो सकते हैं, ये आपके हेलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, आपके क्या कहते हैं, मिथाइल इथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे देते हैं आप, मिथ, इथ, प्रोप एंड सो ऑन। तो ये हो गया। बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बॉन्ड का नाम देते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है। ठीक है, यानी कि OH हो गया आपका, CHO हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है। तो ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये आसान तरीका है याद करने का कि एक कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है। तो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट लगा सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, सब्सटीट्यूट हेलोजेंस वगैरह होते हैं आपके, मिथाइल इथाइल यानी कि CH3 C2H5, इस तरीके से कंपाउंड्स है। ठीक, अब इसको समझाती हूँ मैं, नेमिंग कैसे करते हैं प्रॉपर तरह से आपको। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। कार्बन का नंबर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 6 तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यूज हैं आपके पास, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, इस तरीके से वैल्यूज है। तो यहाँ पर आप नाम क्या दोगे, तो यहाँ पर प्रीफिक्स, ये जो मैंने आपको बताया रूट वर्ड, रूट वर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के लिए 1 के लिए हम यूज क्या करते हैं, मिथ। ठीक है, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, इसे बट नहीं पढ़ते ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आगे आप पढ़ सकते हो ऑक्ट।
ठीक है, तो ये सारे इसके वो हो गए। रूट वर्ड का नाम कैसे बनाओगे आप, वो है ये। ठीक, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए आपको पता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा, पीछे बताया था। डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगेगा। ठीक है, ये हो गई नेमिंग। अगर आपका सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कैसे नाम करोगे? देखो 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, यहाँ डबल है तो कैसे करना है, इसको छुपा दो। कितने हो गए, 1 2, तो यहाँ पर 1 3 4 हो गए कंप्लीट। अब इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 कंप्लीट करने हैं आपने, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं बोलूं इसका नाम बताओ, नाम क्या है, तो कैसे नाम बताओगे? अब आप इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है तो नॉर्मल क्या आएगा, फिर उसके बाद हमारा रूट वर्ड आएगा। तो रूट वर्ड के लिए 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, प्रोप। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं, एक भी डबल बॉन्ड आए तो क्या लगाते हैं, इन लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। तो यहाँ पे प्रोप के आगे क्या लगा दोगे आप, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। समझ में आया, इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हो। पोजीशंस वो थोड़े अलग कंपाउंड से, जिसमें पोजीशन के नाम के हिसाब से आपको देना है, वो मैं अलग से आपको समझा दूंगी। ओके, तो ये सिंपल वाली नेमिंग थी, एन इन आइन वाली। अब हम यहाँ पर दूसरी वाली नेमिंग सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट भी यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले एक रूल पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको एक लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, कि जो सबसे ज्यादा लंबी चेन हो। कार्बन आउटसाइड द चेन, जो भी कार्बन चेन के बाहर रहेगा उसको एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। अब एल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यानी कि CH3 C2H5, प्रोपाइल यानी कि C3H7। ओके, ये हो सकते हैं आपके। गिव नंबर, अब यहाँ पर तीसरा रूल क्या है, गिव नंबर टू द चेन इन सच अ वे दैट एल्काइल ग्रुप रिसीव द स्मॉलेस्ट नंबर। हमेशा जो सब्स्टिट्यूट है उसको सबसे छोटा नंबर मिले, इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। इफ मिथाइल एंड इथाइल, अगर दोनों ही गड़बड़ ये हो गई, अब मान लो कि ये दोनों ही दे दिए, मिथाइल भी दे दिया और इथाइल भी दे दिया एक ही साथ आपको, तो क्या करोगे, इफ मिथाइल एंड इथाइल बोथ आर प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप, देन तब क्या करना है, देन इथाइल कम्स बिफोर मिथाइल। अब कहोगे आप कि मैम इथाइल तो ज्यादा नंबर वाला है, ठीक है, इथाइल पहले आएगा मिथाइल से, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको पता ही है, ई पहले आता है एम से, ABCD, तो ई पहले आएगा एम से। तो इथाइल जब नाम लिखेंगे और अगर दोनों आपके पास प्रेजेंट है, मिथाइल भी और इथाइल भी, तो किसका नाम पहले लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे इथाइल का। क्यों? क्योंकि वो उसका अल्फाबेट क्या है, वो पहले आता है। बड़े बच्चे, पहले प्रायोरिटी वही चीज है, तो इसका नाम का पहला अक्षर पहले आता है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझा देती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 कार्बन है, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का मैं नाम कैसे लिखूं? अब देखो, इसका नाम लिखने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहला रूल देखो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करना चाहूँ, 1 2 3 4, 4 ही है यहाँ पर 6 थे। अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पर भी 6 है। अब मैं इतना टेढ़ा मेढ़ा इसको घुमाऊं, इससे अच्छा तो मैं सीधा सीधा सिंपल वाली ये चेन सिलेक्ट कर लूंगी। अब दूसरा क्या है, कार्बन आउटसाइड द चेन आर एल्काइल ग्रुप। अब ये चेन के बाहर कौन कौन से आए, एक ये आया और एक ये आया, और ये क्या है, दिस इज मिथाइल CH3 मिथाइल, और ये क्या है आपका, इथाइल है। ओके, तो अब आपने इन्हें देना नंबर। अब नंबर कैसे बनते हैं, या तो यहां से दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यहां से दूं 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अगर मैं यहां से नंबर देती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मिथाइल को मिल रहा है तीसरा नंबर और इथाइल को मिल रहा है कितना, 5वां नंबर मिल रहा है। और अगर मैं ऊपर से नंबर दूं तो 1
2 3 4 5 6। तो यहां से देखो तो यहाँ पर इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है? दूसरा नंबर, हाँ दूसरा नंबर, और यहाँ पर दूसरा नहीं सॉरी तीसरा, थर्ड, और यहाँ पर फोर्थ नंबर मिल रहा है। इधर से लो या इधर से लो, 3 4 दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो वो आप कहीं से भी ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो, गिव द नंबर टू द चेन इन सच अ वे एल्काइल ग्रुप रिसीव स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर दोनों तरफ से सेम मिल रहा है, 1 2 3 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, क्योंकि इवन नंबर की चेन है, और यहाँ पर बीच में लगाए हुए हैं ये, कोई नहीं। देखो, राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ मेन चेन। एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है मेन चेन के नाम से। तो मेन चेन कितने की है? 6। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स। तो यहाँ पर मेन चेन का नाम क्या होना चाहिए था? हेक्सेन होना चाहिए था, बट यहाँ पर हेक्स बाद में लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रुप का नाम, और ग्रुप में भी किसका नाम पहले लिखेंगे? इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर नाम होगा 3 डैश, 3 के बाद आपने हाइफन लगाना है। क्या है 3 के बाद? इथाइल, 3 पे इथाइल, कॉमा, दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप है, वो यहाँ पर है सब्स्टिट्यूट, तो दूसरा क्या है? मिथाइल। ये कितने पे है? 4, 3 इथाइल 4 मिथाइल। और फिर आपके पास क्या है? यहाँ पर 6 कार्बन है, लास्ट में लिखेंगे 3 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर ये नाम हुआ इसका 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ओके, इस टाइप की नेमिंग ऐसे करनी है। क्लियर है? बाकी हम प्रैक्टिस में करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। ठीक, अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन ये पेपर में पूछी जा चुकी है, तो आप इसके डिफाइन कर लेना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ये वो है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, या ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स आप बोल सकते हो। ये वो हैं जो फंक्शनल ग्रुप लगकर जो किसी भी कंपाउंड में लगेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। ठीक है, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। एक होता है अल्कोहल, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के आपने यहाँ पर पढ़ने हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हेलोजेंस की थोड़ी कैटेगरी अलग है, ये सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पर द एल्केन्स इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड इज नोन एज हेलो एल्केन। तो यहाँ पर नाम बदल जाता है, एल्केन्स में ही होगा। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए ये था, ठीक है, ये आपका कंपाउंड था, नाम क्या दोगे? एक कार्बन है तो यहाँ पर मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम क्या हुआ? मिथेन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं क्लोरीन के साथ, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या लगा दूं? क्लोरीन लगा दूं, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्लोरीन। तो अब इसका नाम क्या दूंगी? तो यहाँ पर नेमिंग करने के लिए आपने क्या यूज करना है? क्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो, और अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो। तो इस तरीके से आप इसमें फ्लोरो, अगर आपके पास फ्लोरीन है तो इस तरीके से आप यहाँ पर नाम देंगे। लेकिन ये कहाँ यूज होते हैं? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स का मतलब पहले, नाम से पहले लगेंगे, प्रीफिक्स में लगेंगे ये। ओके, कैसे? यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या था? मिथेन। अब मिथेन से पहले क्या आया? यहाँ पर क्लोरीन पहले लिखेंगे, और क्लोरीन के लिए भी क्या यूज करेंगे? वर्ड क्लोरो। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोमिथेन हो जाएगा इसका नाम। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स में लग जाता है, यही डिफरेंस है इसमें। अब बाकी सब जो है सब सफिक्स में लगेंगे। देख रहे हो, सबके सब सफिक्स में यूज होते हैं, लेकिन केवल हेलोजेंस किस में यूज होते हैं? प्रीफिक्स में यूज होते हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का सिंबल पहचानोगे कैसे? कि एल्कोहल है, बहुत सारे मिक्स करके कंपाउंड दे दी, कैसे पहचानोगे? आप इसको पहचानोगे इसके फंक्शनल ग्रुप के सिंबल से। तो यहाँ पर अगर आपके कार्बन पे यहाँ OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्कोहल। ये OH पहचान है किसकी? एल्कोहल की। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज एल्कोहल। जिसमें भी OH होगा वो एल्कोहल्स होंगे। ठीक है, इसका सफिक्स क्या है? अगर एल्कोहल है तो नाम के आगे क्या लगेगा? ऑल लगेगा। जैसे कि इसका नाम मैंने अभी पढ़ा था, सिंपल होता तो मिथेन होता। अब यहाँ पर क्या करना है?
मीथेन पूरा लिखना है, बस ई नहीं लिखना, ई की जगह इसका सफिक्स लगाना है, दैट इज ऑल। तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल। समझ गए? अब यहाँ पर नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में आपका ग्रुप लगेगा CHO। तो इसको बनाते कैसे? C डबल बॉन्ड O और आपका H। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं? ठीक है, CHO। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड आ सकता है या हाइड्रोजन आ सकता है, हाइड्रोजन ही लगा दो। तो ये हो गया आपका, ज्यादा हो गया। ठीक है, 4 ही बन सकते हैं, 2 3 और 1 4। तो ये आपका हो गया मीथेनॉल, मीथेनल। अब यहाँ पर अल लग गया क्योंकि इसका सफिक्स क्या है? AL। तो यहाँ पर मीथेनल लग गया। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा दूं, 2 कार्बन कंपाउंड दे देती और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसका नाम बताओ क्या बनेगा? 1 2, 2 के लिए क्या होगा? इथ, इथेन। अब ये मत सोचना डबल बॉन्ड है तो वो लगेगा इन, सिंपल ही ये तो, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इथेन। अब यहाँ पर एल्डिहाइड है तो क्या लगेगा? इथेनल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथेनल। अब यहाँ पर कीटोन, कीटोन को थोड़ा समझना। कीटोन होता है, यहाँ पर लिखा नहीं पूरा, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। लेकिन ये जो है, ये इसके आगे पीछे दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक, ये हमेशा सेंटर कार्बन पे लगता है। सेंटर कार्बन का मतलब ये नहीं कि मैम 7 दे दिया, आप सेंटर 7, तुम 7 में तो मिल जाएगा, इधर कर दिए आधे, इधर कर दिए सेंटर वाला। अगर आपको 4 दे दिए तो उसे आधा आधा काटने लग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सेंटर कार्बन का मतलब है इसके अगल बगल में आपके पास क्या होने चाहिए? लेफ्ट राइट दोनों साइड कार्बन कार्बन होना चाहिए। 4 भी है मान लो, ठीक है, तो सेंटर में होना चाहिए। इन दोनों के बीच का ये वाला हो गया, चाहे इन दोनों के बीच का ये, किसी भी एक पे आपने डबल बॉन्ड के साथ O लगाना है। इसी ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ओके, इसका सफिक्स होता है ONE, ऑन। अब इसका नाम क्या होगा? अब देखो यहाँ पर अगर इसका नाम देने लग जाऊं तो यहाँ पर नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट, ब्यूटेन। अब यहाँ पर क्या होगा? कीटोन है तो ओन, तो यहाँ पे नाम हो गया ब्यूटेनोन। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर कार्बन पे ही लगेगा। तो इसके पास एक कंडीशन है, ये कभी भी, इसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी? प्रोपेनोन से। ये स्टार्ट ही प्रोपेनोन से होगा। क्यों? सेंटर चाहिए ना, तो कम से कम 3 कार्बन इसमें होने चाहिए, तभी कीटोन ग्रुप लगता है। ओके, all organic compounds containing this group flanked by 2 alkyl group are known as ketones। ठीक है, यहाँ पर लिखो, एक नोट डाल लेना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3, एन की वैल्यू 3 होगी तभी कीटोन लग सकता है, क्योंकि इसको सेंटर चाहिए। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको COOH कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें सफिक्स लगता है ओइक एसिड। क्या सफिक्स लगेगा? ओइक एसिड सफिक्स यहाँ पर लगेगा। ठीक, इसका देखते हैं, सिंबल बनाना सिखाती हूँ कैसे बनेगा। C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O OH। कंफ्यूज मत हो ना, कई जगह बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है, C डबल बॉन्ड O OH कैसे भी लिख सकते हो। अब इसका नाम, इसका एक एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लो और यहाँ पर लगा दो डबल बॉन्ड OH, 4 बॉन्ड पूरे। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं, नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। अब यहाँ पे ब्यूटेन पूरा नाम होता है। अब ई तो लिखते नहीं है, ई के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे मुझे ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी? ओइक एसिड। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड।
तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग कर सकते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप लगकर कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, यही काम है इनका। ओके, बाकी इनकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पर अलग अलग फैमिलीज की अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, फॉर्मूले में पुट करूं, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 डाल रही हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन रहा है, फॉर्मूले में पुट करो, n की वैल्यू 1 डालोगे तो CH4, n की वैल्यू 2 डालोगे तो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 और C7H16। तो ये बनी आपकी एल्केन सीरीज। इसी तरह से एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बोला था मैंने डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ही n की वैल्यू 2 से होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करोगे तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16। ओके, अब यहाँ पर एल्काइंस पर आ जाओ। एल्काइंस के लिए फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइंस भी 2 नंबर से शुरू होते हैं, तो n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये हाइड्रोकार्बन्स की पूरी एक सीरीज बना दी आपने, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। इसी तरह से आप फंक्शनल ग्रुप लगाकर भी बना सकते हो। अगर आप OH लगा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, CHO लगा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O लगा दोगे तो यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा। तो किसी की भी सीरीज आप यहाँ पर बना सकते हो। अब ये होमोलोगस सीरीज क्यों बोला, होमो मीन सेम। अब इस सीरीज को होमोलोगस क्यों बोल रहे हैं, आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो यहाँ ऊपर वाला कंपाउंड नीचे वाले कंपाउंड से CH2 का डिफरेंस शो कर रहा है। ऊपर वाले कंपाउंड में नीचे वाले कंपाउंड से CH2 का डिफरेंस है। तो जब भी आप सक्सेसिव नंबर पे जाओगे, यानी कि एक नंबर बढ़ाओगे, तो आप देखोगे हर एक ऊपर वाले से नीचे वाला CH2 से डिफर कर रहा है, सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला सेम है, देखो सबके लिए फॉर्मूला यही यूज किया, इन सबके लिए फॉर्मूला यही यूज किया, इन सबका फॉर्मूला यही यूज किया, लेकिन सबके फॉर्मूला जनरल सेम है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ओके, ओ सॉरी, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा। एक में 2 कार्बन, एक में 3 कार्बन, एक में 4 कार्बन, तो यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर बड़ा 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 होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आता है CH2 का, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, सब में कितना डिफरेंस आ रहा है सक्सेसिव मेंबर से CH2। ओके, it can be noticed above that there is a difference of CH2 unit between each successive compound। सब में CH2 का सक्सेसिव मेंबर से डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है, CH2 यानी कि कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम का 12, तो यहाँ पर 14U का मास डिफरेंस भी आता है, 14U से मास का डिफरेंस भी आता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक और टॉपिक शुरू होता है इसी से ही, डिफरेंट स्ट्रक्चर का, आइसोमर्स। आइसोमर्स का टॉपिक पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका भी सेम है, एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल रिपीट हो गया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, सिर्फ स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस को आइसोमेरिज्म, और जो स्ट्रक्चर बना है उसको बोलते हैं आइसोमर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हुआ, अब कैसे पता चला, मैंने आपको नाम दे दिया ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बोल दिया। अब ब्यूटेन का बच्चे फॉर्मूला बताओ। अब आपने कैसे फॉर्मूला निकालना है, एन से पता चला सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से हमें फॉर्मूला पता है CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूट से हमें पता है इसका कार्बन की n की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब n की वैल्यू 4 पुट करो, N4H
2 इंटू 4 प्लस 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो, C4H, 2 4 जा 8 प्लस 2, तो फॉर्मूला बना C4H10। तो यहाँ से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले से कंपाउंड का नाम दे सकते हो, कंपाउंड के नाम से फॉर्मूला बना सकते हो, और स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। ठीक है, तो ब्यूटेन इज C4H10। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर मैं सिंपल देखूं तो ये है 1 2 3 4, और ये सारे हाइड्रोजन अरेंज कर दिए, काउंट करके देख लो C4H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया C4H10 का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को और कितनी तरीके से मैं बना सकती हूँ, ठीक है, उसी को आइसोमर बोलते हैं। अब मान लो ये 4 कार्बन की चेन है मेरे पास, ठीक है, इसे कितने तरह से अरेंज कर सकती हूँ। मैंने ये कार्बन उठा लिया और इसको कहीं और रखने की प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर रखूंगी, अगर मैं इसको अलग कलर से दिखाती, अगर मैं इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ रखती हूँ, तो मेरे को बताना, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से भी 1 2 3 4, और तब भी अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो लॉन्ग चेन में ये 4 ही आ जाएंगे, तो नाम तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, तो आप कभी भी टर्मिनल कार्बन पे उठाकर कार्बन नहीं लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास एक पोजीशन है, दैट इज सेंटर, क्योंकि इधर लगाऊंगी तब भी, देखो अगर इधर लगाती हूँ कार्बन तब भी ये लॉन्ग चेन में ऐसे चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ना तो मैं इसको ऐसे, तो है ही सिंपल, ऐसे नहीं रख सकते, 1 2 3 यहां नहीं लगा सकते, ये भी वही चीज है, 1 2 3 यहां भी नहीं लगा सकते, ये भी वही चीज है, इसका नाम भी ब्यूटेन, इसका नाम भी ब्यूटेन, इसका नाम भी ब्यूटेन है, नाम ही चेंज नहीं हुआ, तो आइसोमर का फायदा क्या है। तो यहाँ पर केवल मेरे पास सिर्फ सेंटर पोजीशन है जिससे मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ, दैट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन आ जाएगी ये, और उसके बाद ये आ जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप बाहर, समझ में आया, ये आ गया एल्काइल ग्रुप में। अब इसका नाम दोगे तो क्या दोगे, 1 2 3, तो क्या दोगे, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, अब चेन में क्या है, अब ये ब्यूटेन नहीं रहा, अब ये प्रोपेन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया इसका, समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पर नाम बदलना चाहिए, और कोई आइसोमर बन ही नहीं सकता, नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात तो एक ही है ना, तो इसलिए ये हो गए इसके आइसोमर। और आइसोमर स्टार्ट ही नंबर 4 से होते हैं। कैसे, समझ में आया, ये चीज बता सकते हो कैसे, देखो मैं बताती हूँ। अगर आप यहाँ पर 3 ले रहे हो, 3 कार्बन आपने लिए, आप इस कार्बन को हटा रहे हो, तो आपके पास तो 2 ही पोजीशन है, इस पे लगाऊंगी तो भी टर्मिनल, इस पे लगाऊंगी तो भी टर्मिनल कार्बन, तो यहाँ पर एटलीस्ट आइसोमर के लिए आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। ओके, देखो फॉर आइसोमेरिज्म एटलीस्ट 4 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड, ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज आप प्रोपेन के भी बना के आ जाओगे पता नहीं कितने सारे आइसोमर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पर ये आइसो और नियो वाला कॉन्सेप्ट आता है। आइसो और नियो क्या होता है, अब देखो आइसो नाम में तब लगाओगे जब एक कार्बन और अदर 3 कार्बन से अटैच होता है, तो उसके लिए आइसो लगता है नाम के आगे, और नियो कब लगता है, जब एक कार्बन अदर 4 कार्बन से बॉन्डेड हो, तो इस कंडीशन को नियो कहते हैं, इस कंडीशन को आइसो कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना। अब पेंटेन में बनता है, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हुए, तो पेंटेन का बनता है, आइसो पेंटेन भी बनता है और नियो पेंटेन भी बनता है, ठीक है ना। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे, यहां तक इस चैप्टर को अभी आप प्रिपेयर करो, थोड़ी देर में मैं आपको आगे भी पढ़ाती हूँ।